हेलो, वेलकम, नमस्कार सभी साथियों को। साथियों, शिक्षक भर्ती 2022 के लिए बहुत ही विशेष क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। आज की इस क्लास में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 जिसको हम जानते हैं इस नाम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इन सभी टॉपिक्स पर मात्र 25 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। साथियों, इन सभी टॉपिक को मात्र 25 मिनट में क्लियर करने वाले हैं और चाहे कोई सी भी शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है ये वीडियो। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम किसके बारे में देखेंगे? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में देखने वाले हैं। तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की यदि हम बात करें तो इसको शॉर्ट में हम NEP 2020 के नाम से जानते हैं। किस नाम से? NEP 2020 के नाम से इसको जाना जाता है। NEP का मतलब क्या है? N का मतलब न्यू, E का मतलब एजुकेशन और P का मतलब पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से हिंदी में जाना जाता है। देखिए, यह जो शिक्षा नीति है, कौन सी? जो NEP 2020 है, यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई है। तो भैया जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न सीधे ही पूछ लिया जाएगा। क्या प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि NEP 2020 किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई है? तो साथियों, जो इसरो के पूर्व प्रमुख थे, जिनका नाम है के कस्तूरी रंगन। क्या नाम है? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली एक समिति थी। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही NEP 2020 गठित की गई है। क्लियर है सभी के? तो इसको विशेष तौर पे याद रखना है आपको। किसको? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति वाली जो बात है साथियों, ये इसको किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है। चलिए, NEP के बारे में अगर हम आगे बढ़े तो स्वतंत्र भारत की यह तीसरी शिक्षा नीति है। जो NEP 2020 है, यह स्वतंत्र भारत की, भाई भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, तो अब तक की यह तीसरी नीति है। तीसरी नीति है तो इसके पहले दो नीतियां मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात की जा रही है। दो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसके पहले बनाई गई थी साथियों। कब कब बनाई गई थी? जो प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1968 में बनाई गई थी, और जो द्वितीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी वो 1986 में बनाई गई थी। और अब कब बनाई गई? 2020 में बनाई गई। तो जो NEP 2020 है, यह स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तीसरी शिक्षा नीति है साथियों, जो कब आई है? 2020 में आई है। भारत में 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति बनाई गई। तो देखो, सबसे पहले तो 1968 में बना दी, उसके बाद में कब बनाई? 1986 में बनाई थी। अब 86 मतलब 14 साल तो वो हो गए आपके, और 20 साल, ये 20 प्लस 14 कितने साल हो गए? 34 साल। तो साथियों, 34 वर्षों बाद नई शिक्षा नीति बनाई गई है भारत में। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है कि एक प्रश्न आया कि भारत में कौन सी शिक्षा नीति अभी वर्तमान में आई है? तो आपको याद रखना है, तीसरी शिक्षा नीति आई है। भारत में प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। और तीसरी शिक्षा नीति कब आई? 2020 में। कितने वर्षों बाद आई जो लास्ट नीति थी उसके? तो 34 वर्षों बाद आई। आगे बात करें तो साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या किया गया? इसमें शिक्षा नीति में जो 2020 शिक्षा नीति है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर केवल शिक्षा मंत्रालय किया गया। मतलब पहले शिक्षा मंत्रालय नाम से कोई आयोग नहीं था। पहले इस आयोग का या फिर इस मंत्रालय का नाम क्या था साथियों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और वर्तमान में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। एक चीज आपको विशेष तौर पे याद रखना है, क्वेश्चन आपके आ गया कि भाई 2020 NEP 2020 जो है, इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया? तो साथियों, आपको याद रखना है क्या किया गया? शिक्षा मंत्रालय किया गया। क्लियर है सभी के ये चीज? चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। 5+3+3+4 के फॉर्मूला को अपनाया गया है।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है NEP 2020 का। पहले चलती थी 10+2+3 की अवधारणा, और NEP 2020 में 5+3+3+4 की अवधारणा शामिल की गई है, गठित की गई है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो NEP का फॉर्मूला क्या है? 5+3+3+4। तो साथियों एक चीज़ आपको ये याद रखनी है कि भाई 5+3+3+4 का मतलब क्या होता है। तो इसके मतलब को रटेंगे नहीं बल्कि समझेंगे। यहाँ पर 5 3 8 3 11 4 15 साल की शिक्षा में बालक 12वीं पास करेगा, ये आपको याद रखना है। अर्थात इस शिक्षा नीति के अंतर्गत 12वीं तक की शिक्षा 4 स्तर या 4 स्टेज में होगी। तो ये 4 स्टेज जो है, प्रथम स्टेज 5 साल का, दूसरी स्टेज 3 साल की, तीसरी स्टेज 3 साल की और चौथी स्टेज 4 साल की है साथियों। अब ये किस प्रकार अपनाई जाएगी, इसको भी हम बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही नॉर्मली तरीके से देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे प्रथम स्टेज की, जिसका नाम है फाउंडन स्टेज। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई प्रथम स्टेज को NEP में क्या नाम दिया गया है, तो फाउंडन स्टेज इसको नाम दिया गया है। कितने वर्ष का है साथियों ये फाउंडन स्टेज? 5 वर्ष का। ऊपर हमने पढ़ा ना 5+3+3+4। तो प्रथम स्टेज 5 वर्ष की, द्वितीय स्टेज 3 वर्ष की, तृतीय स्टेज 3 वर्ष की और चौथी स्टेज 4 वर्ष की। तो सबसे पहले फाउंडेशन स्टेज के बारे में पढ़ेंगे साथियों। आपको सबसे पहले इसमें याद रखना है कि ये कितने वर्ष की है, 5 वर्ष की है। 3 साल तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा व 2 साल कक्षा 1 व 2 की शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो 3+2 कितने साल हो गए? 5 साल। देखो जो पहले आंगनवाड़ी चलती थी, नर्सरी वगैरह चलती थी, तो उन सभी चीज़ों को इसके दायरे में लाया गया। किसके दायरे में लाया गया? NEP 2020 के दायरे में लाया गया। और अब बालक डायरेक्ट कक्षा 1 से नहीं पढ़ेगा। पहले क्या होता था साथियों, जब बालक 6 वर्ष का हो जाता था तब उसको कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता था। लेकिन अब बालक जब 3 वर्ष का हो जाएगा साथियों, तो ही उसको कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाएगा। तो देखो पहले और अब कितना चेंजेज हुआ, मतलब बालक को 3 साल पहले ही विद्यालय जाना होगा। एक और चीज़ यहाँ पर है, जो नर्सरी है, आंगनवाड़ी है, उनको बंद कर दिया गया है। 3 साल तक वो पहली क्लास में नहीं पहुँचेगा साथियों। 3 साल तक उसकी जो आंगनवाड़ी शिक्षा है, नर्सरी शिक्षा है, वो कंप्लीट करवाई जाएगी। खेल खिलाए जाएंगे, भयमुक्त वातावरण रखा जाएगा, जिससे विद्यालय के प्रति उसका जुड़ाव आसानी से हो सके। उसको अलग से ऐसा नहीं है कि आप ये करो, आप उस किताब को पढ़ो, ये कुछ भी चीज़ें नहीं होगी इसमें। और जब वो 3 साल इसमें पढ़ लेगा, तो जो लास्ट के 2 साल है प्रथम स्टेज के, तो अंतिम चौथा साल में वो कक्षा 1 में जाएगा और लास्ट 5वें साल में वो कौन सी कक्षा में जाएगा? कक्षा 2 में जाएगा। इस प्रथम स्टेज या शुरुआत के 5 वर्षों में बच्चों का कोई भी पेपर नहीं होगा। मतलब पेपर वेपर कुछ भी नहीं देना है, खेलना है, कूदना है, खेल खेल में सीखना है, विद्यालय से उनका जुड़ाव करना है, विद्यालय में उनको भय मुक्त वातावरण प्रदान करना है। प्रथम स्टेज, इसको फाउंडेशन स्टेज भी कहा जाता है साथियों। मतलब आधार बनाया जाएगा, मजबूत नींव बनाई जाएगी बालक की। चलिए आगे बढ़ेंगे दूसरे स्टेज की तरफ। तो दूसरा स्टेज है साथियों जिसको प्रीपरेटरी स्तर के नाम से जाना जाता है, और इसकी समय की सीमा कितनी है? 3 साल है। अब बालक 5 साल पहले पढ़ चुका है, कक्षा 2 में वो आ चुका है। तो जो द्वितीय स्तर है इसमें वो 3 साल रहेगा और कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 को वो पास करेगा साथियों। इस स्तर पर बच्चों को मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ज्ञान प्रदान किया जाएगा। तो देखो मातृभाषा मतलब जिस भाषा में वो बोलता है, जिस भाषा को सुनता है, जिस भाषा को समझता है, आसपास के परिवेश में, उसके परिवार में जिस भाषा को बोला जाता है, उस भाषा में बालक को ज्ञान प्रदान किया जाएगा। कौन से स्तर में? प्रीपरेटरी स्तर में साथियों। और इसमें कौन सी कक्षा होगी? कक्षा 3री, कक्षा 4ठी और कक्षा 5वीं। 3 साल इसकी अवधि रहेगी। इसी स्तर पर बच्चों के पेपर शुरू होंगे, मतलब कक्षा 3 से बच्चों को परीक्षा देनी होगी। शुरुआत के 5 साल में तो उनको तो परीक्षा देनी नहीं है। जब वो द्वितीय स्तर पर आएगा और कक्षा 3री, 4ठी, 5वीं पास करेगा, तो कक्षा 3 से ही उसके पेपर लिए जाएंगे साथियों। और उसको ज्ञान किस में दिया जाएगा? उसकी क्षेत्रीय भाषा में, उसकी मातृभाषा में, मतलब जिस भाषा को बोलता और समझता है।
नेक्स्ट जो तृतीय स्तर की बात करें तो तृतीय स्तर को साथियों मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इसकी अवधि भी कितनी है, 3 साल की है। बालक इसमें कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं को पास करेगा। कौन से स्तर में, तृतीय स्तर में। इसमें छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी। देखो कितनी चेंजेस हुई है, कितना चेंजेस हुआ है कि बालक को कक्षा 6 से ही व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा, ताकि भविष्य में वो अगर कुछ ना कर सके तो भी जो शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा उसने ग्रहण की है उसको अपने जीवन उपयोगी साधनों के रूप में प्रयोग कर सके। तो साथियों जैसे कंप्यूटर चलाना उसको सिखाया जाएगा, कंप्यूटर की ट्रेनिंग दी जाएगी, बुनाई करना, कोडिंग करना, सिलाई करना, मतलब ये तो मैंने उदाहरण लिखे हैं। इस प्रकार से बालक को व्यावसायिक शिक्षा कौन से स्तर पे दी जाएगी, तो मिडिल स्तर या तृतीय स्तर, जिसकी अवधि होती है 3 साल और जिसमें बालक कक्षा 6वीं, 7वीं, 8वीं को पास करता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि NEP 2020 के अंतर्गत बालकों को व्यावसायिक शिक्षा का आरंभ किस स्टेज पर दिया जाता है साथियों। तो आपको तृतीय स्टेज, जिसको मिडिल स्टेज कहते हैं, उसमें अवधि कितने साल की है, 3 साल की। और कौन सी कक्षा इसमें बालक पास करेगा, कक्षा 6वीं, कक्षा 7वीं और कक्षा 8वीं। चलिए चौथी और अंतिम स्टेज पे आते हैं। तो साथियों चौथी और अंतिम स्टेज है इसकी, जिसको सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो देखो 3 स्टेज में बालक ने कक्षा 8वीं पास कर ली। अब ये जो चौथी स्टेज है जिसको सेकेंडरी स्टेज कहते हैं, इसकी अवधि है साथियों 4 साल और इसमें बालक कक्षा 9वीं पास करेगा, कक्षा 10वीं पास करेगा, कक्षा 11वीं पास करेगा और कक्षा 12वीं पास करेगा। इसमें साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स इनकी बाध्यता खत्म कर दी गई है। छात्र कोई सा भी विषय किसी भी विषय के साथ ले सकता है। बात को समझने की कोशिश करना। पहले क्या होता था, कक्षा 10वीं तक तो कंपलसरी चीज़ें होती थी। कक्षा 11वीं में आपको विषय चुनने का अधिकार होता था साथियों, आपके सामने विकल्प होते थे। लेकिन अब कक्षा 9वीं से ही NEP 2020 के अंतर्गत कक्षा 9वीं से ही आप कोई सा भी विषय किसी भी विषय के साथ पढ़ सकते हो। बाध्यता नहीं है, मतलब सीधी सी चीज़ है। अगर आप कहते हो कि भाई मैं तो एक तो बायोलॉजी लूँगा, ठीक है, एक विषय तो मैं बायोलॉजी लूँगा, एक मैं हिंदी साहित्य लूँगा और एक साथियों में संस्कृत लूँगा, तो ऐसे कोई सा भी, एक मैं गणित लूँगा, एक मैं इंग्लिश लिटरेचर लूँगा, मतलब कोई सा भी विषय किसी भी विषय के साथ ले सकते हो NEP 2020 में। मतलब बाध्यता खत्म कर दी गई है साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स की। तो वार्षिक परीक्षा समाप्त इसमें कर दी गई है। और सेमेस्टर, जैसे पहले वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा होती थी, जिसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि बालक पास होगा, फेल होगा, फर्स्ट डिवीजन पास होगा, सेकंड डिवीजन पास होगा या थर्ड डिवीजन पास होगा। तो उस परीक्षा को समाप्त कर दिया है NEP 2020 में। और सेमेस्टर के अनुसार परीक्षा होगी, प्रत्येक 6 माह में एक परीक्षा होगी साथियों, मतलब सेमेस्टर वाइज, ताकि बालकों में जो परीक्षा संबंधी जो भय होता है उसको खत्म किया जा सके। इस स्टेज में एक विदेशी भाषा की शिक्षा भी बालक को दी जाएगी। कौन से स्टेज में, जो आपके सेकंड स्तर है, इसमें ही बालक को एक फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाएगी साथियों। सेमेस्टर के अनुसार प्रत्येक परीक्षा होगी और प्रत्येक 6 माह में एक सेमेस्टर का आयोजन किया जाएगा। तो ये थे 4 स्टेज NEP 2020 के। बात करेंगे NEP 2020 के लक्ष्यों की, कि क्या क्या लक्ष्य इसके निर्धारित किए गए हैं। तो साथियों पहला लक्ष्य है 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना। इसका उद्देश्य भाई 2030 तक सकल नामांकन अनुपात कितना, 100% करना। पेपर में प्रश्न क्या बन सकता है कि NEP 2020 के लक्ष्यों में सकल नामांकन अनुपात 100% करना किस सन तक तय किया गया है, किस वर्ष तय किया गया है लास्ट, तो 2030 ये लास्ट बता रखा है इन्होंने। 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में करवाना, कि बालक जो 5वीं तक शिक्षा, अभी तो देखो हम मातृभाषा कर रहे हैं, मतलब जिस भाषा को वो समझता है, जिस भाषा को वो बोलता है, अपने विचारों को व्यक्त जिस भाषा में करता है, उसी भाषा में बालक को 5वीं तक शिक्षा दी जाएगी साथियों। इस नीति के तहत 3 से 18 वर्ष के बच्चों को RT 2009 के अंतर्गत रखा गया है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। RT 2009 में वैसे तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते थे, लेकिन अब क्या कर दिया, 3 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवधि है ये RT 2009 में आएगी, NEP 2020 के अंतर्गत आएगी साथियों। लेकिन अगर डायरेक्टली RT में पूछे तो नहीं, लेकिन NEP 2020 के अंतर्गत पूछे तो 3 से 18 वर्ष आपको सही करना है।
शिक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 6% हिस्सा होगा साथियों। जो शिक्षा का क्षेत्र है इसमें जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, भारत की जो जीडीपी है, इसका 6% हिस्सा किस पर व्यय किया जाएगा, किस पर खर्च किया जाएगा? एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, एजुकेशन को क्वालिटी युक्त बनाने के लिए। तो ये नई शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख लक्ष्य है जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है सभी के ये? तो हमने ये NEP 2020 के बारे में पढ़ा। एक क्या क्या याद रखना है कि 2030 तक 100% नामांकन करना, RT 2009 में 3 से 18 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाए, 5वीं तक की शिक्षा मातृभाषा या स्थानीय भाषा में दी जाए और जीडीपी का 6% हिस्सा इस पर खर्च होगा। इसके पहले हमने 4 स्टेज इसमें पढ़े हैं साथियों, चारों को ही मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ इसकी अध्यक्षता वाली बात की तो इसके अध्यक्ष कौन थे? के कस्तूरी रंगन थे साथियों, इसरो के पूर्व प्रमुख थे। और ये भारत की तीसरी शिक्षा नीति है, जो लास्ट शिक्षा नीति थी उसके 34 वर्षों बाद आई। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया। फॉर्मूला क्या है इसका? 5+3+3+4। और ये स्टेज वाली जो बात है जो मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है, तो इनको अच्छे से याद रखना। दूसरा जो हमारा आज का टॉपिक है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। साथियों NEP 2020 हमने पढ़ी है। इसके पहले की जो NEP थी वो थी NEP 1986, NEP 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसके जो प्रमुख बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। देखो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समय प्रधानमंत्री कौन है? अभी भी हैं तो नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन बात करें हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की, तो साथियों इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी। कौन थे साथियों? राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे NEP 1986 के समय साथियों। इस समय 10+2+3 की अवधारणा को मजबूती दी गई। इसके पहले जो 1968 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसी में 10+2+3 की अवधारणा दे दी गई थी। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है इसमें इस 10+2+3 की अवधारणा को मजबूती प्रदान की गई है साथियों। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। किसके अंतर्गत चलाया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत की गई थी। अब ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? तो देखो, इस समय जिन विद्यालयों के भवन बिल्कुल खंडर हो रहे थे, जहां पर विद्यालय के भवन ही नहीं थे, ब्लैक बोर्ड की कमी थी, चौक डस्टर, बैठने की सुविधा या अन्य जो चीज़ें, जो विद्यालय का जो भौतिक वातावरण है उनमें जो कमी थी उनको दूर करने के लिए, उस कमियों को पूरा करने के लिए साथियों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। तो जो आधारभूत जो ढांचा होता है उसमें सुधार करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत NEP 1986 में की गई थी। कंप्यूटर को सहायक सामग्री के रूप में भी NEP 1986 में ही जोड़ा गया कि जो कंप्यूटर है इसको किसके रूप में जोड़ा जाए? सहायक सामग्री के रूप में बच्चों को पढ़ाने में कंप्यूटर की सहायता ली जाए साथियों। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की ही देन है। पाठ्यक्रम में पर्यावरण को जोड़ा गया, मतलब इसके पहले पर्यावरण को पाठ्यक्रम में नहीं जोड़ा गया था NEP 1986 के पहले साथियों। प्रोग्राम ऑफ एक्शन चला गया। किसके अंतर्गत चलाया गया? NEP 1986 के अंतर्गत ही प्रोग्राम ऑफ एक्शन चलाया गया। पर्यावरण को पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, कंप्यूटर को सहायक सामग्री के रूप में जोड़ा गया, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया। ब्लैक बोर्ड का मतलब यूँ नहीं कि प्रत्येक विद्यालय में एक ब्लैक बोर्ड प्रदान करना, वो नहीं। विद्यालय के जो भवन हैं, आधारभूत सुविधाएं, उनको सही तरीके से करना, उनकी कमी की पूर्ति करना। 10+2+3 की अवधारणा को मजबूती भी NEP 1986 में दी गई। आगे बात करें तो प्रत्येक जिले में एक डाइट की स्थापना भी 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है साथियों इसी में की गई। जो आपने नाम सुना होगा ना, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, BEd DLEd आपने जो किए साथियों, उसमें अपना नाम जरूर सुना होगा। डाइट जिसको हम कहते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसकी स्थापना भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही की गई थी। CCE की अवधारणा पर प्रभावी जोर दिया गया। CCE आई नहीं थी, जोर दिया गया था कि भाई CCE के बारे में इन्होंने बताया था कि बालकों का मूल्यांकन लगातार होना चाहिए, वर्ष के अंत में ही नहीं होना चाहिए। तो ये अवधारणा 1986 की देन है साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1986 है उसकी ही देन है CCE की अवधारणा। ठीक है। अध्यापक प्रशिक्षण पर बल दिया गया।
क्योंकि अध्यापक को यदि प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा तो वो पढ़ाएगा कैसे, उसमें नवाचार कैसे आएंगे, बालकों को नई नई विधाओं से कैसे सिखाएगा, बालकों में वो नवाचारों का प्रयोग कैसे करेगा। इसीलिए एनईपी 1986 ने अध्यापक प्रशिक्षण पर भी बल दिया था। नवोदय विद्यालयों की स्थापना की गई किसके माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के माध्यम से। आपने नाम सुन रखा होगा नवोदय विद्यालयों का, जिसमें एक पूर्व परीक्षा होती है साथियों प्रवेश के लिए, जो कक्षा 5 विषय और कक्षा 8 विषय होती है। कक्षा 12वीं तक बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है और बिल्कुल क्वालिटी वाली एजुकेशन इसमें दी जाती है। तो ये नवोदय विद्यालय जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ही स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट, आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में गठित की गई शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करने के लिए। तो देखो 1990 में एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था आचार्य राममूर्ति समिति। क्यों गठन किया गया था इसका, क्योंकि 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह कहाँ तक प्रभावी रूप से लागू हुई है, इसका कितना महत्व बढ़ा है, इसके कौन कौन से फायदे मिले हैं, धरातल रूप पे ये कितनी लागू हुई है, इसकी समीक्षा करने के लिए ही आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में आचार्य राममूर्ति समिति 1990 में गठित की गई थी साथियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के दोषों को दूर करने के लिए भी, कि जो दोष 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रह गए थे साथियों, उनको दूर करने के लिए भी इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का गठन किया गया था। एक बात मैं आपको बता दूं, पहली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो आई थी 1968 में। अब जो दूसरी है हमने पढ़ी है 1986 वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति साथियों, इसको नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में पूछे कि प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1968 में, प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई, तो 1986 में आपको सही करना है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बारे में। तो साथियों ये स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। कौन सी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 1968 है यह स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर हम बात करें इसमें आगे तो साथियों कोठारी शिक्षा आयोग जो 1964-66 है, कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई, 1964 में की गई और 1966 में इसने सुझाव दिए थे। इसके सुझाव के आधार पर ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन किया गया था। एग्जाम में प्रश्न ये भी आ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 का गठन कब किया गया था या इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 24 जुलाई 1968 को। कब, 24 जुलाई 1968 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की स्थापना की गई थी, जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी साथियों। शिक्षा की व्यवस्था पर केंद्र और राज्य सरकार का समान दायित्व इसमें रखा गया कि भाई आप भी शिक्षा की व्यवस्था देखिए, हम भी शिक्षा की व्यवस्था देखेंगे। 10+2+3 की अवधारणा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 ने दी थी, जबकि इस पर प्रभावी रूप से बल किसने दिया था, प्रथम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने दिया था साथियों। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं, एक तो ये स्थापना याद रख लेना, एक किसके सुझावों के आधार पर गठित की गई थी, और 10+2+3 की अवधारणा किसने दी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आपके आगे आता है सर्व शिक्षा अभियान। इसमें से क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो देखो सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है इसका कार्यान्वयन वर्ष कौन सा है, या फिर इसकी स्थापना कब की गई थी। तो सर्व शिक्षा अभियान की स्थापना सन 2001 में की गई थी साथियों। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे। इसमें क्या लक्ष्य रखा गया था, 2010 तक संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना। कि 2001 में तो इसकी स्थापना की गई, इसका गठन किया गया, लेकिन साथियों 10 साल में, आने वाले 10 साल में जो संतोषजनक गुणवत्ता वाली प्राथमिक शिक्षा है इसको प्राप्त करना, इसका लक्ष्य रखा गया था किसका, सर्व शिक्षा अभियान का। तो 10 वर्षों में मतलब 2010 तक। फिर आगे बढ़े तो जीवन उपयोगी शिक्षा को विशेष महत्व सर्व शिक्षा अभियान में दिया गया कि बालकों को जो शिक्षा प्रदान की जा रही है वो कैसी होनी चाहिए, जीवन उपयोगी होनी चाहिए साथियों। पीएस व यूपीएस विद्यालयों में 40 बच्चों पर एक शिक्षक इसमें बताया गया है। पीएस मतलब होता है प्राइमरी स्कूल, जिसको हम प्राथमिक विद्यालय कहते हैं साथियों। यूपीएस का मतलब होता है अपर प्राइमरी स्कूल, जिसको हम उच्च प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय। तो
सर्व शिक्षा अभियान का जो शिक्षक छात्र अनुपात है, एक जो शिक्षक है वो कितने बच्चों को पढ़ाएगा? 40 बच्चों को, मतलब 40 बच्चों पर एक शिक्षक की अवधारणा सर्व शिक्षा अभियान ने दी थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करें तो प्राथमिक विद्यालयों में कम से कम 2 शिक्षक होंगे, ये कहता है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की ओर। तो साथियों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में क्या याद रखना है आपको? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी 5 मई 1988 को। एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है आपके कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखना है 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 15 से 35 वर्षों के सभी निरक्षरों को 2000 तक साक्षर बनाना इसका लक्ष्य रखा गया था और लगभग 15 से 20 करोड़ लोगों को इसमें साक्षर भी बनाया गया था साथियों। तो मतलब जो पढ़ाई से वंचित रह गया है, जिसने पढ़ाई नहीं की है, जो निरक्षर हैं, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको साक्षर करने के लिए 2007 तक उनको साक्षर बनाया जाए। और उनकी अवधि कितनी है? 15 से 35 वर्ष के जो नागरिक है, ये उनकी बात की जा रही है, क्योंकि इसके पहले के जो नागरिक है वो तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत आ जाएंगे। सर्वप्रथम केरल राज्य में संपूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत की गई थी। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य था जिसमें संपूर्ण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत सबसे पहले की गई थी? तो वो था केरल राज्य साथियों। तो ये आज का वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके बताइए। क्वालिटी वाला कंटेंट लगाओ तो 5 जगह वीडियो को शेयर करिएगा कम से कम साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो पाने के लिए, क्वालिटी वाला कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।